नमस्कार साथियों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपने अकबर पढ़ा था और अकबर की महत्वपूर्ण घटनाएं जो थी वो देख ली थी अपन। मेवाड़ के साथ में जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसमें चित्तौड़ का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध हुआ, दत्तानी का युद्ध हुआ, जो ये महत्वपूर्ण युद्ध अपन ने देख लिए थे। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में अकबर ही पढ़ेंगे, जो मोस्ट महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से जो रह गया है वो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए, तो उसमें पढ़ते हैं महाराणा प्रताप की 8 खम्भों की छतरी बांडोली में। फिर महाराणा प्रताप जो था इसने अलग अलग राजधानियाँ बनाई थी। तो राजधानी जो बनाई थी सबसे पहले राणा प्रताप ने सबसे पहले जिसको राजधानी बनाया था वो थी आवरगढ़। क्या था? आवरगढ़। और आवरगढ़ के बाद उसने राजधानी बनाई कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के बाद राजधानी बनाई उसने चावंड को राजधानी बनाई। चावंड जो थी वो एक स्थायी राजधानी थी। क्या थी? स्थायी राजधानी थी महाराणा प्रताप की, ये स्थायी राजधानी थी। और ये जो कुंभलगढ़ थी वो अस्थायी राजधानी थी। सबसे पहले इसने आवरगढ़ को बनाया और आवरगढ़ के बाद कुंभलगढ़ को बनाया और कुंभलगढ़ के बाद चावंड को बनाया। आगे अकबर जो था, उस अकबर जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर अपन बात करें तो मुगल साम्राज्य के अंदर कंधार जो था उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था सामरिक दृष्टि से। क्योंकि आपको मैंने बताया था बाबर जब इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो उसने कंधार को सबसे पहले देखा। कंधार को क्योंकि उसने 5 बार आक्रमण किए, 96, 97, 98, 1497, 1496, 1497, 1498 और 1500 और 1511 में 5 बार उसने आक्रमण किए, लेकिन वो 3 बार ही और जीता और उसके बाद भी उसको वापस नहीं प्राप्त हुआ, वो चला गया था। और उसके बाद भी आपने हुमायूं को देखा होगा। हुमायूं जब 17 मई 1540 को बिलग्राम के युद्ध में हार गया था तो उसने शिया मत स्वीकार कर लिया था ईरान में जाके, और वहाँ पर स्वीकार करने के बाद भी उसने वादा किया था ईरान के शासक से कि आपको कंधार दे दिया जाएगा। लेकिन तो मुगल साम्राज्य के अंदर कंधार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो उसी मायने में अकबर भी उसी कंधार को जीतना चाहता था। और जब कंधार को वो जीतना चाहता था तो कंधार का महत्वपूर्ण उसने युद्ध, कंधार पर आक्रमण जो उसने किया वो था 1595 के अंदर। और 1595 के अंदर यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा। और मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा को इसने हराया था और हराकर यहाँ पर कंधार पर आक्रमण। और ये भी एक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, था मुगल साम्राज्य के लिए। उसके बाद ये उज़्बेकों का यहाँ पर बहुत आतंक रहता था, यानी उज़्बेकों का जो आक्रमण का कारण भी था इसको करना, अपने आधिपत्य जमाना। उज़्बेकों का आक्रमण का भी भय था। और कंधार का पहले से ही मुगल साम्राज्य बाबर से ही इसका बहुत महत्वपूर्ण रहा था। उसके बाद गुजरात जो विजय है, गुजरात जो था वो गुजरात के अंदर अकबर इसलिए उसको आधिपत्य करना चाहता था क्योंकि वो एक तटीय क्षेत्र था और तटीय क्षेत्र के अंदर पुर्तगाली वहाँ पर बार बार वर्चस्व जमा रहे थे। और उसके बाद बंदरगाह के कारण भी उसका बहुत बड़ा योगदान था। गुजरात जो तटीय प्रदेश था और यहाँ पर एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह के हिसाब से भी उसका बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन गुजरात के अंदर भी बढ़ौच जो बंदरगाह था उसके ऊपर सबसे पहले उसने उसको आधिपत्य करने की सोची। और बृहद जो बंदरगाह था उसको भी, और गुजरात को भी तटीय प्रदेश। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था कि यहाँ पर जो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ रहा था, इसलिए भी इस चीज़ को लेके भी अकबर चिंतित था। तो इसलिए गुजरात पर आक्रमण करना ज़रूरी हो गया था। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में
फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, यानी इसकी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। निर्माण करवाया था। उसके बाद गुजरात जो सेकंड अभियान था, गुजरात सेकंड अभियान भी इन्होंने किया। और गुजरात जो सेकंड अभियान जो था मिर्ज़ा हुसैन थर्ड था यहाँ पर गुजरात का शासक उस समय। और इसके वज़ीर जो थे एतमादुल्ला ने इसको निमंत्रण भेजा था, किसको? अकबर को। और इस निमंत्रण के बाद इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, किस पे? गुजरात पे। और गुजरात में आक्रमण करके इसको हरा दिया था मिर्ज़ा हुसैन थर्ड को। और यहाँ पर इब्राहिम मिर्ज़ा से भी उसके बाद एक युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के बाद 1572 में यहाँ पर 1572 में अजीज कोका को यहाँ का सूबेदार, कोका को गुजरात का सूबेदार बना दिया था। जब अकबर ने गुजरात सेकंड अभियान के दौरान मिर्ज़ा हुसैन थर्ड को हराया, तो वहाँ का वजीर था एतमादुल्ला। और यहाँ पर इब्राहिम मिर्ज़ा को भी उसने 1572 के अंदर हराया। तो लेकिन जब वापस अकबर इसमें आक्रमण करके वापस आ रहा था, तो वहाँ पर उसने वापस वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने के बाद जब वापस आया तो अकबर आगरा का था। आगरा का जो भार था, यानी आगरा का जो प्रशासनिक जो भार था, वो किसको दे के गया? बहरमल को। किसको दे के चला गया? और बहरमल को 9 से 11 दिन के अंदर वापस अकबर गुजरात पहुंचा। और गुजरात पहुंचने के बाद इब्राहिम मिर्ज़ा के साथ वापस उसने युद्ध किया। और 1573 के अंदर संपूर्ण रूप से वहाँ पर क्या कर लिया था? आधिपत्य कर लिया था गुजरात के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण ये बात थी। इसके बाद 1573 के अंदर कर लिया था इसका आधिपत्य। सबसे पहले गुजरात प्रथम जो अभियान था उसके दौरान ही अकबर ने सर्वप्रथम जहाज व समुद्र की यात्रा की थी। यानी गुजरात प्रथम के अभियान के दौरान ही अकबर ने सर्वप्रथम जहाज और समुद्र की यात्रा की थी। उसके बाद अपन देखते हैं अकबर ने सर्वप्रथम जहाज और समुद्र की यात्रा की थी। और यहाँ से पुर्तगाली जो थे एंटोन कैब्रोल से इनको कार्टेज मिला था। अकबर को क्या मिला था? कार्टेज मिला था। और गुजरात फर्स्ट अकबर ने प्रथम जहाज समुद्र की यात्रा की थी। आगे 1599 के अंदर अकबर का बेटा सलीम जहांगीर, जिसने 1599 के अंदर विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने के बाद उसने इलाहाबाद का अपने आप को एक शासक घोषित कर दिया था। और जब शासक घोषित कर दिया गया तो अकबर ने इस विद्रोह को दबाया। और दबाने के बाद इसके बीच में उनकी पत्नी थी सलीमा बेगम, उसने इसको पिता और पुत्र की संधि कराई। और संधि कराने के बाद 1599 के अंदर अकबर का पुत्र सलीम ने विद्रोह कर दिया था और अपने आप को कहाँ का शासक? इलाहाबाद का शासक घोषित कर दिया था। और अकबर ने इस विद्रोह को दबाया, विद्रोह कर दिया था यानी
इस विद्रोह को दबाया और फिर समझौता करवाया किसने? अकबर की पत्नी सलीमा बेगम ने पिता पुत्र के बीच संधि करवाई और संधि कराने के बाद अकबर ने इस सलीम का एक डॉक्टर के द्वारा, मनोचिकित्सक था जिसका सालिवान नाम था, उससे इसका इलाज करवाया था। अकबर ने मनोचिकित्सक था, उसका नाम था सालिवान, से इसका इलाज करवाया था। लेकिन अकबर के बेटे सलीम को ये पता चल गया था कि अबुल फजल जो है वो मेरे बारे में अकबर को सिखा रहा है या अकबर को कुछ बता रहा है, तो उसको अंदेशा लगा। तो फिर उसने अबुल फजल की मौत या मृत्यु ओरछा शासक या गवर्नर कह सकते हैं, वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1602 के अंदर कर दी गई। 1602 के अंदर दो में मार दिया गया, यानी मौत के घाट उतार दिया गया अबुल फजल को। अकबर ने 1575 में इबादत खाना, जिसको अपन पूजा गृह कहते हैं, इबादत खाने का निर्माण करवाया था। ये एक आयताकार द्विमंजिला था और ये फतेहपुर सीकरी में था। कहाँ पर था? फतेहपुर सीकरी में। ये फतेहपुर सीकरी में था। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की और उसके बाद 1578 में इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बुद्ध जो थे, बुद्ध के जो शाक्य मुनि थे या बुद्ध के जो भी अनुयायी थे, यानी सीधी सी बात है कि बौद्ध जो धर्म है इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। सवाल आता है सभी धर्म देते, जैन देते थे, हिंदू देते, पारसी देते थे, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा धर्म था जिसने भाग नहीं लिया? तो वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में इसमें बौद्ध धर्म ने इसमें भाग नहीं लिया था। हाँ, उसके बाद पारसी से दस्तूर मेहर जी राणा ने भाग लिया था। दस्तूर जी मेहर जी राणा ने भाग लिया था पारसी से, और इन्हीं के प्रभाव से फिर जो अकबर है वो सूर्य पूजा और अग्नि पूजा का महत्व समझाया गया। तो उसके बाद सूर्य पूजा और अग्नि पूजा उसने शुरू कर दी थी, दस्तूर मेहर जी राणा। उसके बाद जैन धर्म हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, शांति चंद्र और बानो चंद्र उपाध्याय, इन्होंने जैन धर्म से भाग लिया था। और हरिविजय सूरी को अकबर ने
जगत गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है। जिनचंद्र सूरी को इन्होंने युग प्रदान, और विजय सिंह सूरी थे, इनको काली सरस्वती की उपाधि दी थी, ठीक है। और भानुचंद्र जो उपाध्याय है, भानुचंद्र उपाध्याय जो है, इसने भानुचंद्र जो उपाध्याय है, इसने सूर्य के 1000 नाम पर सूर्य शस्त्र नाम लिखा था, सूर्य का महत्व उसने समझाया था। उसके बाद अकबर ने खानदेश की विजय के बाद, बाज के अंकन के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे सोने के, ठीक है, खानदेश की विजय के बाद। और हमेशा जो ये बादशाह जो थे, दिल्ली के बादशाह यानी मुग़ल जो शासक थे, वो दक्षिण के जो जितने भी राजा थे उनके लिए हमेशा खान शब्द यूज लेते थे, यानी बादशाह दक्षिण के राजाओं के लिए हमेशा खान शब्द का प्रयोग खानदेश यानी अहमदनगर जिसको अपन कह सकते हैं। तो इसकी विजय के बाद अकबर ने दक्षिण का सम्राट या दक्कन का सम्राट की उपाधि धारण की थी। अकबर ने दक्षिण का सम्राट या दक्कन की उपाधि दक्कन का सम्राट की उपाधि धारण की थी। वैसे दक्कन का सम्राट या दक्षिण का सम्राट औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब जो थे, इनको वीणा बजाने का बहुत बड़ा शौक़ था और 17 साल की उम्र में भी क्या नहीं लगाते थे? चश्मा नहीं लगाते। ये आगे पढ़ेंगे जब औरंगजेब का मैं पढ़ाऊँगा आपको। हाँ, उसके बाद अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजानगर की सेना यानी संयुक्त सेना के बीच 1597 के अंदर एक सूपा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? सूपा का युद्ध होता है। और जब सूपा का युद्ध होता है तो ये सूपा का युद्ध लड़ा जाता है किसके बीच में? अकबर का सेनापति यानी अकबर का जो नेतृत्वकर्ता होता है उसका नाम होता है अब्दुल रहीम खाना, और इधर होता है चांद बीवी। जो यहाँ का शासक होता है उसका बेटा होता है निजाम शाह। ये निजाम शाह की बुआजी है चांद बीवी, जिसको चांद बीवी को क्या होता है कि चांद बीवी को हफ्सी गुट है, हफ्सी गुट एक यहाँ पर गुट होता है, उसका समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ का वजीर होता है मांझी, उस मांझी इसके विपरीत रहता है। तो उसके बाद ये तीनों जो है अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजानगर की संयुक्त सेना चांद बीबी के द्वारा संयुक्त करके अकबर की सेना से युद्ध लड़ा जाता है।
सुपा का युद्ध 1593 के अंदर, और इसके अंदर चांद बीबी हार जाती है। चांद बीबी हार जाती है और हारने के बाद एक चिता खां नाम का है जो इसने इस चांद बीबी की हत्या कर दी थी। तो ये अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की तीनों जो सेनाएं थी, संयुक्त सेना, ये सुपा का युद्ध 1593 के अंदर हो गया और चांद बीबी को हरा दिया गया। और उसके बाद बरार, बालाघाट, दौलतगढ़ और अहमदनगर ये मुगलों के अधीन आ गए। ये मुगलों के अधीन आ गए थे। मुगलों के अधीन आ गए थे। लेकिन अहमदनगर जो है पूर्णतः मुगलों के अधीन नहीं आया था। ठीक है। उसके बाद मुगल जो सेना थी उसका प्रधान सेनापति मानसिंह था। मुगल सेना का प्रधान सेनापति थी। मुगल सेना का प्रधान सेनापति कौन था? मानसिंह था। मानसिंह का सबसे पहले 1582 में बंगाल को इसने जीता, 1585 में काबुल को जीता, यानी यहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था 1582-1585। लेकिन 1589 के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था और जो स्थायित्व नहीं, यानी टेम्परेरी हुआ था। लेकिन उसका बाद स्थायी रूप से इसका राज्याभिषेक जो हुआ था आमेर के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक होने पर अकबर ने इसको राजा की उपाधि, मिर्ज़ा राजा ना, या राजा की उपाधि वह 5000 का मनसब दिया था। कितने हज़ार का? 5000 का मनसब दिया था। और मानसिंह जो है अकबर व जहांगीर की मुगल सेवा की थी, यानी मुगल दरबार में सेवा की थी दोनों की। और इनकी मृत्यु हो गई थी एलिचपुर, महाराष्ट्र में। अकबर के दरबार में 8 प्रकार की लेखन कलाएं चलती थी और उसमें जो महत्वपूर्ण जो कला थी नस्तालिक, वो अकबर पसंद करता था। यानी अकबर के दरबार में कितनी प्रकार की? अकबर के दरबार में 8 प्रकार की लेखन कला चलती थी और उसमें नस्तालिक नाम की जो लेखन कला थी वो अकबर उसको पसंद करता था। और देखते हैं 1563 के अंदर तीर्थ यात्रा कर, 1564 के अंदर जजिया कर, 1580 के अंदर
सूबों का गठन 1583 और 84 इलाही संवत, इलाही संवत। ये ऐसे क्रम चलता है। अकबर के दरबार में शिराजी जो था, शिराजी नाम का एक खगोल और वैज्ञानिक था, जिसने जो राइफल होती है उसकी नली साफ करने की यरगु नाम की एक मशीन बनाई थी। शिराजी जो है, शिराजी ने बंदूक की नली साफ करने की यरगु नाम की मशीन बनाई थी। ये एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक व खगोलविद था, ठीक है। और इसी शिराजी की सलाह पर अकबर ने पाठ्यक्रम को संशोधन किया। वह इलाही संवत जो चलाई थी, इलाही संवत और पाठ्यक्रम का जो संशोधन है, शिराजी के सलाह पर ही अकबर ने संशोधन किया था। और शिराजी की मौत हुई तो अकबर ने कहा, शिराजी की मौत पर अकबर ने कहा था कि अगर शिराजी दस्यु का मतलब समुद्री जो डाकू है या डाकुओं के अगर हाथ आ जाता और वो मेरे से अगर उसको शिराजी को देने के लिए अगर मेरा पूरा खजाना भी मांगते तो मैं उसको दे देता। इस इतने बहुमूल्य गहने, इस बहुमूल्य डायमंड को मैं खोना नहीं चाहता था। यानी मेरा अगर इस शिराजी को लेने के लिए मुझे अगर मेरा पूरा धन लुटाना पड़ता तो भी मैं दे देता। किसने कहा था? अकबर ने कहा था कि दस्युओं के हाथ में, दस्यु का मतलब डाकुओं के अगर हाथ में आ जाता ये शिराजी और मेरा पूरा खजाना मांगते तो मैं दे देता और इस गहने को ले लेता। अकबर के दरबार में बीरबल था जो सलाहकार था, एक प्रशासन को देखता था, और उसका जो नाम था वो था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। और कवि प्रिय की इसको उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, बीरबल महेश दास को। और यूसुफ हजाई जाति का विद्रोह करते समय इसकी मौत हो गई थी। मौत हो गई थी बीरबल की। वेश्याओं के लिए अकबर ने शैतानपुर नामक शहर बसाया था। शैतानपुर नामक शहर बसाया था। और शिशु मृत्यु यानी शिशुवध कह सकते हैं, शिशुवध, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह पर अकबर ने रोक लगाई थी। पर यानी एकदम रोक लगाई थी। पर अकबर ने रोक लगाई थी। और इन्होंने विवाह की आयु भी निश्चित की, लड़के के लिए 16 साल और लड़की के लिए 14 साल निश्चित की थी। और उसको एक दुर्बेग नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त किया था
यानी विवाह की कानून बना के एक नियम भी बनाया था, और उसकी आयु जो लड़के थे, लड़का उसके लिए 16 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष, और एक अधिकारी नियुक्त किया था, उसका नाम था तुर्बैक। तुर्बैक नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त किया था, जो विवाह के संबंधी ये कार्य देखता था कि बाल विवाह तो नहीं हो रहा है। शिशुवध, बाल विवाह और बहुपत्नी जो है उस पर भी उसने रोक लगाई थी। और अकबर जो है, अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। कितने नवरत्न? 9 नवरत्न थे जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे, और वो सांस्कृतिक कला प्रशासन इन सब में अपने आप में महारथी थे। और अकबर का जो साम्राज्य था उसको एक गति मिली, यानी एक अच्छा एक प्रशासन विकसित करने के लिए, एक सांस्कृतिक प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से विकसित करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। जैसे बीरबल जो था वो प्रशासन व सलाहकार देखता था, सलाहकार, ठीक है। टोडरमल जो था वो था वित्त मंत्री। अजीजुद्दीन था, वो भी सलाहकार था। अबुल फजल जो अकबरनामा का लेखक व कवि था। मुल्ला दो प्याजा ये भी सलाहकार था। तानसेन संगीतज्ञ था। बीरबल आ गया। मानसिंह जो था वो मुख्य प्रधान सेनापति था। फैजी जो था वो अबुल फजल का भाई था और कवि भी था। अबुल फजल का भाई और कवि भी था। बीरबल हो गया, टोडरमल हो गया, अजीजुद्दीन हो गया, अबुल फजल हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, तानसेन हो गया, और मानसिंह हो गया, और फैजी हो गया। और एक कौन सा रह गया? मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, अजीजुद्दीन और टोडरमल, और तानसिंह जो था संगीतज्ञ था, और फैजी था, और अबुल फजल एक में याद आएगा तो मैं आगे आपको बता दूंगा। आगे देखें, अबुल फजल अकबरनामा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। भाषा कौन सी थी? पारसी भाषा थी। और पारसी भाषा के साथ साथ इसमें 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। पहला जो पार्ट था, 3 भाग थे इसके। पहले पार्ट के अंदर इसके अंदर बाबर व हुमायूं व तैमूर यानी इसके वंशज का लेखा था।
और दूसरे भाग में अकबर का प्रथम 46 वर्षों का शासनकाल का ब्यौरा था। और 1556 से 1601 तक इसमें ये ब्यौरा था दो भाग में। और तीसरा जो था ये अकबरनामा जो था, इसका तीसरा भाग था आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, जिसके अंदर अकबर की भूगोल, राजस्व, प्रशासन, ये सब चीज़ें देखी जा रही थी। और इस आइन ए अकबरी के भी 5 भाग थे। कितने भाग थे? आइन ए अकबरी के भी 5 भाग थे। आइन ए अकबरी के भी 5 भाग थे। और मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मंजिल सिपह आबादी नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 5 और तीसरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। मंजिल आबादी के अंदर इसका जो प्रशासन जो था शाही प्रशासन, ये आता था इसके अंदर। सिपह आबादी के अंदर जो सिपाही थे या जो सैनिक था वो आते थे। चौथे भाग के अंदर हिंदू संस्कृति की परंपराएं आती थी, हिंदू संस्कृति की परंपराएं आती थी। और पांचवा जो भाग था, इस 5वें भाग के अंदर ये अकबर के सिद्धांत मंत्र ये आते थे। यानी आइन ए अकबरी किसमें 5 भागों में थी। मंजिल, सिपह और चौथा भाग था, 5वां भाग था, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आपको अगली क्लास में मैं आपको दोनों बता दूंगा। नवरत्न में इसमें एक रह गया और इसमें भी जो है 5 भाग, इनमें से एक आपका रह गया, जो मैं आगे इसको क्लियर करवा दूंगा। और उसके बाद टोडरमल जो था, टोडरमल एक संकीर्णता का अंधभगत था। क्योंकि कभी कभार उसकी जब मूर्तियां खो जाती तो वो रोने लग जाता था, टोडरमल जो था, क्योंकि वो रोने लग जाता था टोडरमल। क्योंकि जब गुजरात का जब ये 1573 के अंदर वापस विद्रोह हुआ और बारमल को आगरा का प्रशासन नियुक्त करके वापस जब गया, तो वहाँ पर टोडरमल को ही राजस्व का वित्त मंत्री, यानी जो वित्त का जो भी कार्य देखना था गुजरात के अंदर, इसको देखना था। और वहाँ पर कजवनी जो था, आसफ खां को यहाँ का नियुक्त किया था। यानी इसको प्रशासन सुधारने के लिए ये राजस्व देखेगा, ये राजस्व यानी वित्त देखेगा। यानी टोडरमल और कजवनी जो था, इसका मुख्य प्रशासक यहाँ पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद अकबर जो है अकबर का मौत जो है, हाँ, तो अकबर जो बीच में उसमें रह गया था अपना, क्या रह गया था, एक तो नवरत्न रह गया था। जो नवरत्न जो था अब्दुल रहीम खाना, जो कवि और सलाहकार था। और 5 प्रकार की जो आइन अकबरी थी, उस अकबरी का तीसरा जो भाग था वो मुलक आबादी था। पहला था मंजिल,
मंजिल आबादी, दूसरा सिपह आबादी और तीसरा मुल्क आबादी, जिसके अंदर न्यायपालिका व प्रशासन आता था। मंजिल, सिपह, मुल्क आबादी। मंजिल के अंदर शाही प्रशासन, सिपाही जो थे सेना के वो मुल्क आबादी, न्यायपालिका, वो चौथा भाग जो था सिंधु संस्कृति के अंदर, और पांचवा जो भाग था उसके अंदर अकबर के सिद्धांत आ गए थे। और 1575 के अंदर इसने मजहर की घोषणा की थी। मजहर की घोषणा 1575 के अंदर मजहर की घोषणा की थी। और इस मजहर की जो घोषणा की थी, इस मजहर की घोषणा निजामुद्दीन अहमद की किताब जो है तबकात-ए-अकबरी व बदायूनी की किताब मुंतख्वाब उल तवारिक, इन दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। और ये मजहर की घोषणा करने के बाद जो अकबर है वो एक इंसान कामिल बन गया था। ठीक है, इंसान कामिल यानी एक ईमानदार नेता बन गया था। यानी मजहर की घोषणा के बाद अकबर इंसान कामिल, ईमानदार मानव बन गया था। सुल्तान ए अदल, न्यायप्रिय बन गया था। सुल्तान ए अदल, न्यायप्रिय बन गया था। ठीक है, उसके बाद अकबर की जो मौत है वो 27 अक्टूबर 1605 को 63 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। 35 जो रोग था, उस 35 रोग के कारण इनकी मौत हो गई थी, जो वापस उसका इलाज करने के साथ ही वापस इम्प्रूव नहीं हो पाए, और 35 रोग से इनकी। लेकिन ये अपने काल के अंदर ही सलीम यानी जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो ये अकबर की एक क्लास थी, सेकंड क्लास। और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे ही बने रहें और सहयोग करते रहें। कई बच्चों की मांग है कि MCQ लिया जाए सर, और कई बच्चों की मांग है कि सर इसके जो है सूत्र भी बताया जाए या ट्रिक भी बताया जाए। तो भैया ये बात है कि हिस्ट्री को समझनी पड़ेगी, आपको समझ ही विकसित करनी पड़ेगी। और मेरे पास ऐसे कोई ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि किसी को भी सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता जीवन के अंदर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के साथ साथ ट्रिक का मतलब है कि ट्रिक कुछ होता ही नहीं है। जैसे जहाँ ट्रिक बन रही तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री को आप समझोगे, बार बार पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात MCQ की, तो ये जब मुग़ल साम्राज्य पूरा होगा या बीच में, तो लगभग आपको ऐसे अच्छे सवाल जो पहले आए हुए हैं उनकी बिल्कुल MCQ मिल जाएगी। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।